हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम कवर करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर जो कि आपके सिलेबस में गिवन है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट ए के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फास्टली कवर कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले इसका आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 है आपका MCQ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1। देखते हैं। द डैश प्रोवाइड्स पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। किसी गिवन प्रॉब्लम को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडोकोड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लो चार्ट। ठीक है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज 1.2। डैश इज़ अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का ही पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है फ्लो चार्ट, जिसके अंदर सिंबल्स वगैरह होते हैं जिससे हम अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 1.3। द डैश सिंबल इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते वक्त किस पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करते हैं? सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सर्कल लिखा हो चाहे लिखा हो ओवल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सर्कल और ओवल बोथ आर करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आप उसे स्टार्ट करते हो, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हो और फिर एंड भी इससे करते हो, इसे बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.4। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड है, इसका आउटपुट निकालना है। प्रिंट टाइप ब्रैकेट में टाइप ब्रैकेट में इंट। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और टाइप फंक्शन क्या करता है कि वो आपके डेटा के टाइप को बताता है, जो भी उसके ब्रैकेट में लिखा होता है उसके टाइप को बताता है। तो यहाँ पे टाइप के ब्रैकेट में इंट लिखा है और इंट तो खुद ही क्या होता है, एक टाइप होता है। इसीलिए इस अंदर वाले जो आपका ये है ना, इस टाइप और इंट, इसका आंसर आपको टाइप मिलेगा, TYPE, बिकॉज इंट क्या है, आपका खुद ही एक टाइप है। अगर यहाँ पे टाइप 2 लिखा होता तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आपको मिलता आंसर में इंट, बिकॉज 2 आपका इंटीजर है। लेकिन इंट क्या है, इंट तो खुद ही एक टाइप है। तो यहाँ पे अंदर वाले जो आपका ये टाइप है, इसने आपको दिया टाइप, और बाहर जब ये जाएगा तो ये आपको देगा टाइप टाइप। तो आपको यहाँ पे ये P 2 बार हो गया है, मिसप्रिंट है ये, तो टाइप टाइप। ठीक है, ये इसका आंसर है, बिकॉज अंदर वाला इंट क्या है, खुद ही एक टाइप है। तो इस केस में यहाँ पे 1.4 का आंसर है बी, टाइप, और यहाँ पे टाइप सिंगल कोड में। नेक्स्ट इज 1.5। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे आपको एक एल नाम की लिस्ट गिवन है, ABCD इसके अंदर एलिमेंट्स है और ये सारे क्या है, स्ट्रिंग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट डबल कोड्स है और डॉट ज्वाइन, ये आपका कैपिटल एल है। ठीक है, क्या है, कैपिटल एल है, तो आपको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन क्या करता है, बेसिकली एक फंक्शन है जो आपके जो भी आपकी लिस्ट गिवन होती है उसको, उसके सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD ये सभी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ABCD। तो ज्वाइन करके आपको इसका आंसर मिलेगा इस फंक्शन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.6। np.eyei इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। np numpy का एक फंक्शन होता है np.i। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए np.i फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज 1.7। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ पे फ्लोर डिवाइड करना है आपको 2 के साथ। तो जब हम डिवाइड करेंगे 9 को 2 के साथ, तो 9 4 जा आपका जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 5, ये जाएगा आपका 10 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 4.5। लेकिन क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, क्योंकि ये क्या है, फ्लोर डिवीजन, तो इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेंगे और डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन के केस में। तो यहाँ पे 4.5 आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं होगा, इसे हम ट्रंकेट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ जो 4 है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.8। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का हमें आउटपुट निकालना है। i इज इक्वल टू 0 है, वाइल i इज़ लेस देन 3, प्रिंट i प्लस प्लस, प्रिंट i प्लस 1। तो यहाँ पे एक स्निपेट कोड गिवन है, इसका आउटपुट निकालना है और इसका आंसर बताना है ABCD में से।
तो यहाँ पे i एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है। अब वाइल लूप लगाया है, वाइल i इज़ लेस देन 3, जब तक i की वैल्यू 3 से कम है जब तक आप इस लूप को चलाओगे और उसके बाद लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। i की वैल्यू 0 है, 0 इज़ लेस देन 3, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्या हो गई, i की वैल्यू प्रिंट 0 प्रिंट हो गई। इसके बाद i प्लस प्लस, i 1 से इंक्रीमेंट कर गया 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है i प्लस 1, तो यहाँ पे i प्लस 1 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे i की वैल्यू नहीं चेंज होगी बिकॉज हम प्रिंट कर रहे हैं, i की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रहे हैं, i की वैल्यू में चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है। इसके बाद आप इसके अंदर 1 लिख रहे हो एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे आपने प्लस 1 लिखा तो यहाँ पे आपको 2 प्रिंट करना है, लेकिन i की वैल्यू 2 नहीं हुई है अभी भी, i की वैल्यू तो 1 ही है बिकॉज हमने i की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट किया है। देखो इस i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो इस i प्लस प्लस से आपकी i की वैल्यू 0 से 1 हो गई, लेकिन इस प्रिंट i प्लस 1 से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्रेशन है जिसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद वापस जाएंगे लूप में, और अब हमारी i की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इज़ लेस देन 3 है, कंडीशन आपकी फिर से ट्रू। फिर से आपको प्रिंट करनी है i की वैल्यू, तो i की वैल्यू 1 हमने यहाँ प्रिंट कर दी। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करी, तो 1 से इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करना है 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से आप ऊपर जाओगे और चेक करोगे कि आपकी कंडीशन क्या है। तो 2 थी आपकी i की वैल्यू, 2 इज़ लेस देन 3 है, येस है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब प्रिंट कर दो i की वैल्यू, तो i की वैल्यू हमने 2 प्रिंट कर दी, और फिर हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई 3 हो गई। 3 हो गई i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद। अब क्या होगा, अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे और प्रिंट करेंगे i प्लस 1, तो i प्लस 1 हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो i की वैल्यू क्या है 3 है, और 3 प्लस 1 क्या होता है आपका 4 होता है। क्या होता है आपका 3 प्लस 1 क्या होता है आपका 4 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या होगा, आपने 4 को यहाँ प्रिंट कर दिया, आप फिर से ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। इस वक्त हमारी i की वैल्यू 3 है, तो 3 इज़ लेस देन 3, ये जो कंडीशन है क्या हो गई फॉल्स हो गई। 3 लेस देन 3 नहीं है, 3 तो इक्वल टू 3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स। तो अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी और आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो आपको क्या मिला, देखो आपको क्या आउटपुट मिला, एक मिनट, आपको पहले मिला 0, फिर मिला 2, फिर मिला 1, फिर मिला 3, फिर मिला 2, फिर मिला 4। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आया। तो पहले आया 0, फिर आया 2, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर आया 2, और फिर एंड में आया 4। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर आ गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है यहाँ पे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.9, देखते हैं क्या है। 1.9 में बोला गया है डीबगिंग इज़ यूज टू, डीबग का मतलब क्या होता है, डीबग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम में वापस बैक जाएंगे और कोई अगर एरर है तो उसको फाइंड करके उसको करेक्ट करके आएंगे, जिसकी वजह से आपका आउटपुट गलत आ रहा है। तो यहाँ पे डीबगिंग का मतलब होता है फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.10, द फंक्शन विच रीड्स 1 लाइन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, वो फंक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड से, कीबोर्ड आपका होता है स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट आपका मॉनिटर होता है या फिर स्क्रीन बोल लो। तो कीबोर्ड से वो इनपुट लेता है, लाइन को रीड करता है और रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग, लेकिन वो न्यू लाइन को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे उस फंक्शन का नाम क्या होगा, रॉ इनपुट, इनपुट, इवैल या एक्सेप्ट। तो उसका आंसर है रॉ इनपुट। ठीक है, इनपुट नहीं होगा, रॉ इनपुट होगा। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे 2.1 देखते हैं क्या है। नमपाई इज़ अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, बिल्कुल ट्रू बात है। नमपाई एक आपका मॉड्यूल है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, ठीक है, ये सब चीज़ें बना के डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज 2.2, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द लूप, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप के एग्जीक्यूशन को रोक कर जो लूप के बाद नेक्स्ट लाइन लिखी होती है वहाँ पे चली जाती है, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है फिर। नेक्स्ट इज द स्कोप रूल इन पाइथन आर समराइज्ड एज ELGB, इनक्लोज्ड, लोकल, ग्लोबल और बिल्ट इन। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा LEGB रूल, तो ये वही है ELGB, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल ठीक है,
ये आपका नेम स्पेस के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे ई क्या है, इनक्लोज्ड, एल क्या है, लोकल, जी ग्लोबल एंड बी बिल्ट इन। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग्स को आप पाइथन के अंदर चेंज कर सकते हो, तो ये क्या है, गलत है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, इम्यूटेबल, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्ट्रिंग्स, टपल इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट और आपके सेट्स क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। नेक्स्ट इज द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए फ्लो चार्ट में आप इस सिंबल का यूज़ करते हो, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इफ़ लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10 20 30 है, देन ऑपरेशन लिस्ट 1 इंटू 2 रिटर्न्स 20 40 60। अगर लिस्ट 1 की वैल्यू 10 20 30 है तो लिस्ट 1 इंटू 2 करेंगे तो आपको 20 40 60 मिलेगा। ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज जो आपका ये स्टार है ना यहाँ पे, ये आपका है रिपीटिशन ऑपरेटर। क्या है, रिपीटिशन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट 1 को 2 बार रिपीट करना है, ना कि उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो रिपीटिशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है कि इसको 2 बार रिपीट करो। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 बार रिपीट करो, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। इसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है इस तरीके से, 10 20 30 एक बार हो गया, और फिर से 10 20 और 30। इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा लिस्ट 1 इंटू 2 का, 2 बार रिपीट कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए क्या आप इसका इस्तेमाल करते हो? नो, ये तो आपका सर्कल या ओवल है जिससे हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को। कंडीशनल के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.8 यू कैन नॉट ऑब्टेन अ वैल्यू इन द डिक्शनरी यूजिंग द की फॉर सिंगल एलिमेंट। कीज़ का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते, तो ये तो गलत है। कीज़ का इस्तेमाल करके ही तो निकालते हैं वैल्यू को, बिकॉज डिक्शनरी क्या होती है, वो की वैल्यू पेयर्स से मिलके बना होता है, इसलिए। तो ये आपका क्या है, सॉरी, ये फॉल्स है, ये आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है ना, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे कैन नॉट है, मतलब ये बोल रहा है कि कीज़ का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज़ मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। ये भी फॉल्स है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका मेन फंक्शन पाइथन प्रोग्राम में अवेलेबल होना ही चाहिए। सी और C++, जावा, ऐसे आपके जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे जो आपके लैंग्वेजेस होती है, उसके अंदर मेन फंक्शन इज़ द मैंडेटरी वन, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज 2.10 पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। एक सिंगल वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हो क्या इन पाइथन? तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, उसे बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट, एक साथ आप अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यू को असाइन कर रहे हो, तो इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे। अब हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिया, अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। देखो इस तरीके से आपके सामने मैचिंग आएगी। यहाँ पे 2 आपके अलग अलग क्या होंगे, पोर्शन होंगे, x और y। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो को लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसी पर बेस्ड आपका होता है रिकर्जन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नेक्स्ट इज फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइन्स टू बी रिटर्न टू द फाइल। फाइल में जो लाइन्स हमें लिखनी है उसे हम इस फंक्शन के अंदर डालते हैं, तो वो कौन सा है आपका, राइट लाइन्स फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन द फाइल। आपके फाइल में फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेल फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे टेल आपका पॉइंटर की करंट पोजीशन बताता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 3.4 द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंकैटिनेटिंग द 2 स्ट्रिंग्स। तो 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट मतलब जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑपरेटर का, दैट इज ऑप्शन नंबर 9। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। एरर चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एसर्ट स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 3.6 द फंक्शन यूज टू फाइंड पावर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पॉ फंक्शन का, जो कि आपकी मैथ्स लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज 3.7 एरे प्रोसेसिंग पैकेज। एरे पे काम करने के लिए आपको किस प्रोसेसिंग पैकेज की रिक्वायरमेंट लगती है? तो आपने सुना होगा numpy एरे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पे टपल है और डिक्शनरी है, तो इन दोनों में से कौन सा होता है? टपल होता है। टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसके वैल्यूज़ और इसकी स्टेट को नहीं बदल सकते, तो ये इम्यूटेबल होता है। नेक्स्ट इज की वैल्यू पेयर का होते हैं आपके डिक्शनरी में होते हैं, तो 12th आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इज द ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कहाँ मिलता है? तो मिलता है आपका मॉडुलस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मॉडुलस क्या करता है? बेसिकली आपके रिमाइंडर को देता है, ना कि क्वोशिएंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैचिंग के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। तो देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे कैसे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो 4.1 क्या है? द डैश कमांड इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। किस कमांड का इस्तेमाल करके कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं? तो हम लेते हैं इनपुट का। मैंने कई बार इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया, और इनपुट फंक्शन क्या करता है? इनपुट जो लेता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.2 द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू टू अ इंट। स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंट फंक्शन का। देखो इस तरीके से लिखते हैं, इंट लिखा और ब्रैकेट में अगर कोई आपकी इस तरीके से कोई आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.3 द फंक्शन यूज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इवैल फंक्शन का, ऑप्शन नंबर एच इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे एच है ये। द डैश फंक्शन टेक्स द पैरामीटर फाइल नेम एंड द मोड ड्यूरिंग द फाइल प्रोसेसिंग। फाइल नेम लेता है वो एज अ पैरामीटर, और मोड किस मोड में आप फाइल को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसका? तो 4.4 का आंसर बन जाएगा आपका डी, गेट। ठीक है, गेट फंक्शन ऐसा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.5 लिस्ट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डैश पैरेंथेसिस। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स किस पैरेंथेसिस में स्टोर होते हैं? तो उसके अंदर होते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट में। मैंने काफ़ी बार बता दिया है आपको, टपल के लिए यूज होता है ये वाला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, ये टपल के लिए होता है। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और सेट और डिक्शनरी के लिए, सेट के लिए भी ये होता है और डिक्शनरी के लिए भी क्या होता है आपका? करली ब्रेसेस होता है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ओ। नेक्स्ट इज 4.6 द डैश स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ द कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? 4.6 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पास। पास स्टेटमेंट क्या करता है? बिना कोई एक्शन परफॉर्म करे सिर्फ गो थ्रू हो जाता है, तो इसे बोलते हैं जस्ट पास कर देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.7 द डैश ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट फॉर द गिवन नंबर ऑफ आइटम्स। तो 4.7 का यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा स्टार। और यहाँ पे एक मुझे मिस्टेक लग रही थी, वो ये है कि यहाँ पे आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम्स आएगा, मतलब जो हमने ऊपर किया था लिस्ट 1 स्टार 2, वही बात है कि एक ऑपरेटर जो आपकी लिस्ट को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है तो वो आपका स्टार होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? वो ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम्स आएगा, आइटम्स नहीं, मिसप्रिंट है ये भी। नेक्स्ट इज डैश इज अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, सेट ऑफ फंक्शंस जिन्हें आप अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्या? मॉड्यूल बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.9 द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यूज। किसे बोलते हैं? डिक्शनरी को बोलते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसी पेपर के अंदर। 4.9 का आंसर है क्यू। एंड आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। लास्ट है 4.10 द डैश फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए 1 से लेके 10 तक आप किस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करते हो? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? रेंज फंक्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस क्लास में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट के आंसर डिस्कस करने थे। आई होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। और पाइथन की मैराथन क्लास ज़रूर देख लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना और अपना रिव्यूज़ भी शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।
थैंक यू सो मच।